नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में बात करने जाएंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। जो ज़्यादातर स्टूडेंट बोल रहा था कि एमएससी ज़ूलॉजी का जो 2019 का क्वेश्चन पेपर है वो कहाँ है, तो वो हम ढूंढ के लाए हैं और उसके ऊपर आज बात करेंगे। क्या क्या क्वेश्चन है, किसको कैसे आपको एनालाइज करना चाहिए वो भी बताएंगे, और क्या क्या क्वेश्चन है उसका आंसर की भी बता देंगे। तो इस वीडियो को थोड़ा पार्ट बाय पार्ट देंगे, 1 2 3 4 करके। तो थोड़ा कंप्यूटर में प्रॉब्लम है, इसलिए हम ये फाइल आप लोग को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन 2-3 दिन के अंदर हम आपको ये फाइल प्रोवाइड कर देंगे जो क्वेश्चन पेपर का है पूरा 120 क्वेश्चन। तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। तो जितना भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसको पहले देख लीजिए, एनालाइज कर लीजिए जैसे आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले ही जो क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा है, व्हाट प्रिवेंट्स प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स फ्रॉम डाइजेस्टिंग द एक्सोक्राइन सेल्स इन विच दे आर प्रोड्यूस्ड एंड स्टोर्ड बिफोर रिलीज। तो जो रिलीज होता है ना, पैनक्रियाटिक जैसे एंजाइम है, पैनक्रियाटिक जो जो ऑर्गन है वहाँ से जो एंजाइम रिलीज होता है, तो जहाँ पर स्टोर होता है वहाँ पर प्रोटीओलाइटिक क्लीवेज नहीं होता है। जब वो जाके इंटेस्टाइन में रिलीज होता है, डिओडिनम में, तब वहाँ पर जाकर अपना एक्टिविटी शो करता है। तो इस टाइप का एंजाइम को, इनएक्टिव एंजाइम को बोला जाता है जाइमोजेंस। तो इसलिए इसका आंसर है जाइमोजेन। सेकंड क्वेश्चन, कैट्स क्राई सिंड्रोम इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय। ये एकदम सिंपल आपको रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन है। आप अगर आप याद है तो आप कर पाइएगा, नहीं तो भूल जाइए। जैसे यहाँ पर लिखा है ट्राइजोमी, ये तो ट्राइजोमी वाला चीज़ नहीं है। जैसे यहाँ पर फर्टिलाइजेशन ऑफ ए भी नहीं है। लॉस ऑफ हाफ ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5, तो ये वाला है लॉस ऑफ हाफ ऑफ। देखिए क्रोमोसोम देखिएगा, एक होता है लॉन्ग आर्म, एक होता है शॉर्ट आर्म। तो ये लॉस ऑफ हाफ ऑफ शॉर्ट आर्म का होता है। 5 जो क्रोमोसोम फिफ्थ होता है उसका जो शॉर्ट टर्म होता है उसका अगर लॉस हो जाए तो इस टाइप का सिम्टम दिखाया जाता है। और ये सिंपल आपको रट्टा मारने वाला चीज़ है, तो ये देख लीजिएगा। सेकंड थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, इम्यूनोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन एंटीबॉडी इज जनरेटेड बाय। तो एंटीबॉडी एंटीबॉडी का जो डाइवर्सिटी क्रिएटेड होता है ना, वो दोस्तों एक स्पेसिफिक बहुत सारी चीज़ के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर जो 4 ऑप्शन लिखा है वहाँ से एक ही ऑप्शन होगा आपका, रीअरेंजमेंट ऑफ इम्यूनोग्लोबिन जीन। इसको आईजीजी रीअरेंजमेंट भी बोला जाता है। तो यहाँ पर पोस्ट पहले वाला ऑप्शन दिया है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। यहाँ से इससे कोई भी इम्यूनोलॉजिकल एंटीबॉडी डाइवर्सिटी नहीं क्रिएट होता है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ये भी नहीं होता है। पोस्ट ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद जो मॉडिफिकेशन होता है उसको पोस्ट ट्रांसलेशनल बोलता है। और ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद जो मॉडिफिकेशन किया जाता है एमआरएनए को आरएनए के ऊपर, तो उसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन बोला जाता है। ऑल्टरनेटिव आरएनए प्रोसेसिंग, ऑल्टरनेटिव भी आरएनए के प्रोसेसिंग का यूनिट्स है, जिसको स्प्लाइसिंग प्रोसीड्यूर होता है। स्प्लाइसिंग में ऑल्टरनेटिव आरएनए प्रोसेसिंग भी होता है। तो अगर अगर पता नहीं तो आप देख लीजिएगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाटसन बुक खोल के। तो ये 4 नंबर ऑप्शन है, ये क्वेश्चन का होगा। उसके बाद है, ए फिश ले फर्टिलाइज एग इनसाइड द प्रोटेक्टिव हॉर्नी कैप एग कैप्सूल which remain anchored to the seaweed by their long tendrils. The phenomenon is observed in। ये देखिए, ये भी थोड़ा याद करने वाला चीज़ है। अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन अटेंड कर पाइएगा। आज देख लीजिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्लासिकल पार्ट से पूछा गया है, तो इसलिए बोलते हैं क्लासिकल पार्ट से क्वेश्चन आता है। ये पहला वाला जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये वाला इम्यूनोलॉजिकल, ये वाला क्वेश्चन है आपका इम्यूनोलॉजी से आया है। ये वाला क्वेश्चन आपका जेनेटिक्स से आया है। अरे पहला वाला जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं एनिमल फिजियोलॉजी से आया है। और तो ये वाला आंसर देख सकते हैं, सिंसेलियम ग्रीन कलर का जो है उसका आंसर की है। तो ये बहुत इजी हो गया आप लोग के लिए कि आप यहाँ से देख के भी आंसर सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है, व्हाट वुड बी द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इफ द लैम्डा यूज्ड इज 450 नैनोमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू 1 एंड एंगुलर एपरेचर साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू 0.94 मीटर। तो ये चीज़ देखिए दोस्तों, आप लोग को लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या है कि थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। वो फार्मूला है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज इक्वल टू 0.61 लैम्डा डिवाइडेड बाई एन, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनटू जो एंगुलर एपरेचर है साइन अल्फा जिसको बोला जाता है। तो ये फार्मूला है। अगर आपको नहीं पता तो इंटरनेट में आप सर्च कीजिएगा तो आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। ये फार्मूला दोस्तों याद रखिएगा। ये वाला टेक्निक्स से क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल माइक्रोस्कोपी टेक्निक्स से। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है हर एग्जामिनेशन। ये अगर फार्मूला आपको याद रहेगा तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। यहाँ पर और एक क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर दिया जाता है। यहाँ पर एंगुलर अपर्चर नहीं देके आपको न्यूमेरिकल अपर्चर दे देगा, मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगुलर अपर्चर, इसको अगर दोनों को इंटू करके जो निकलता है उसको न्यूमेरिकल अपर्चर बोलता है। तो कभी कभी वो भी दे देता है आपको लैम्डा का वैल्यू या लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन निकालना बोलता है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप का आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा आता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आता है, बीएचयू में भी आता है, कोई भी एग्जामिनेशन में आता है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है सिक्स। इट इज द मोस्ट पॉपुलर ऑफ द अमेरिकन ब्रीड्स imported to India because of its hardy nature as it can survive in damp, dry, rainy regions. Identify the breed with these characteristics। ये भी देखिए थोड़ा,
ये याद करने वाला क्वेश्चन है, अगर आपको याद है तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। तो इसका आंसर होगा रोडे आइसलैंड रेंट। ओके, उसके बाद क्वेश्चन जो है 7, स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ स्पॉन्ज स्पिक्यूल्स स्पॉन्जिन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए क्लासिकल पार्ट से आया, पॉरीफेरा से। अगर फाइलम पॉरीफेरा पढ़े हैं तो वहाँ से आएगा। जो उसका स्पिक्यूल्स होता है ना, वो कौन सा सेल से बना हुआ होता है, इसलिए बोलते हैं कि आपको जस्ट ऊपर ऊपर चीज में याद रखना है कि कौन सा पार्ट कौन सा सेल से फॉर्म हो रहा है, बस ये याद रखने से आपका काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो देख रहे लिखा है, बहुत सारे सेल्स का नाम लिखा है, तो कॉर्नोसाइट तो नहीं होगा। इसको सिलिएटेड कॉर्नोसाइट जो होता है वो इनर लेयर में रहता है, उसको कॉर्नोडर्म बोला जाता है। बाहर का लेयर पिनाकोडर्म रहता है, तो उसके अंदर एक टाइप का सेल रहता है जिसको स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स बोलता है, वहां से स्पिक्यूल्स फॉर्म होता है। तो ये आंसर होगा 4th। उसके बाद है टेपवर्म इज अ डाइजेनेटिक पैरासाइट इंटरमीडिएट होस्ट। तो ये वाला चीज आपको हर फाइलम में आपको रखना है। जितना भी पैरासाइट है उसका अगर डाइजेनेटिक है, डाइजेनेटिक मतलब 2 होस्ट में उसका लाइफ साइकिल रन होता है। रन मतलब चलता है। अगर ह्यूमन हो सकता है, पिग हो सकता है, मॉस्क्यूटो हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है, तो डाइजेनेटिक होता है ये लोग। तो डाइजेनेटिक अगर हो रहा है तो ये सब चीज आपको याद रखना है। इंटरमीडिएट होस्ट कहाँ हो रहा है, डेफिनेटिव होस्ट कहाँ हो रहा है, कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सा एनिमल में डेफिनेटिव होस्ट हो रहा है पैरासाइट का, और कौन सा एनिमल में मतलब होस्ट में आपका इंटरमीडिएट हो रहा है, मतलब इंटरमीडिएट साइकिल चल रहा है उस पर्टिकुलर पैरासाइट का। तो ये सब चीज़ आपको थोड़ा याद रखना है। तो टेप फॉर्म का जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है, वो जो चलता है उसका लाइफ साइकिल, उसको पीक बोलते हैं। आपको अगर नहीं पता है इंटरमीडिएट होस्ट कौन कौन सा बोला जाता है, डेफिनेटिव होस्ट कौन सा होता है, तो डेफिनेटिव होस्ट जो होता है वहाँ पर अगर सेक्सुअल लाइफ साइकिल चल रहा है पैरासाइट का तो उसको डेफिनेटिव होस्ट बोलता है। और उसका अगर एसेक्सुअल साइकिल चल रहा है कोई होस्ट में तो उसको इंटरमीडिएट होस्ट बोला जाता है। उसके बाद है सेंस ऑर्गन इन द ऑस्ट्राकोडर्म इंक्लूड। तो सेंस ऑर्गन इन द ऑस्ट्राकोडर्म इंक्लूड मतलब क्या क्या लेके पार्ट, उसका इंक्लूड मतलब क्या चीज लेके फॉर्म हुआ है सेंस ऑर्गन। ऑस्ट्राकोडर्म में जो सेंस ऑर्गन होता है वो कौन कौन सा पार्ट लेके फॉर्म होता है। तो यहाँ पर सिंगल लेटरल एंड मीडियन ये नहीं होगा, 3 नोस्ट्रल ये भी नहीं होगा। 3 नंबर जो आंसर है देखिए, पेयर ऑफ लार्ज लेटरल आईज, मीडियन पिनियल आई एंड मीडियन नोस्ट्रल। ये भी थोड़ा याद करने वाला चीज है, अगर याद है तो आप कर पाइएगा। ये भी क्लासिकल पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए बोलते थे क्लासिकल पार्ट से अच्छा से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद नंबर है मेंबर ऑफ विच फ्लैट वर्म क्लास आर नॉन पैरासिटिक। देखिए ये थोड़ा अब पहले भी बताए अभी भी बता रहे हैं कि क्लासिकल पार्ट ना थोड़ा याद रखने वाला चीज़ है। अगर याद है तो आप कर पाइएगा, याद नहीं तो आप नहीं कर पाइएगा, आपका नेगेटिव मार्किंग हो सकता है। तो इसके लिए अनिता सहगल बुक बहुत ही अच्छा है, वो कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखा लिखा है कि मेंबर ऑफ विच प्लेटफॉर्म, अगर आपको सबका क्लास का नाम याद है, नीमाट आपका अगर पता होगा मोनोजेनिया होता है, सेस्टोडा टर्बेलेरिया ट्रिमाटोडा। तो टर्बेलेरिया जो है यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर जो गिरता है वो प्लानेरिया होता है। अगर आपको नहीं पता प्लानेरिया का, आप रीजनरेशन जरूर पढ़े हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, तो याद रखिएगा जो प्लानेरिया होता है इस ग्रुप में रहता है, ये नॉन पैरासिटिक होता है। उसके अलावा जितना भी देख रहे हैं मोनोजेनिया में सेस्टोडा में टिनिया सोलियम रहता है, टिमाटोडा में फैसिलर हेपाटिका रहता है। तो ये सब चीज होता है, आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं जो क्लास हो उसका अंडर में जितने पॉपुलर ऑर्गेनिज्म है उसको बारे में थोड़ा आपको नाम पता होना चाहिए कि इस क्लास में ये ऑर्गेनिज्म पढ़ता है। देखिए क्वेश्चन ऐसे आ गया। तो ये क्लासिकल क्वेश्चन आया है, इस भी पार्ट से क्वेश्चन आया है। उसके बाद है कैटालाइसिस, ये बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आया है। कैटालाइसिस बाय द एंजाइम इफेक्ट्स। तो कैटालाइसिस जो होता है वो एंजाइम इफेक्ट करता है कौन सा चीज को, फॉरवर्ड रिएक्शन को। आपको अगर केमिस्ट्री थोड़ा नहीं पता है तो आप कोई भी बुक खोल के देख सकते हैं कि जो ये कैटालाइसिस होता है वो एंजाइम इफेक्ट करता है एकमात्र रिएक्शन रेट को ही। वो कोई भी फॉरवर्ड रिएक्शन रिएक्शन इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करता है। उसके बाद देखिए सेल बायोलॉजी से क्वेश्चन आया है कोप वन। तो कोई भी वेसिकल ट्रांसपोर्ट होता है ना सेल के अंदर, जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है, तो जो वेसिकल फॉर्म होता है 3 तरह का होता है। एक होता है कोप वन, कोप टू एंड क्लैथरिन मेडिएटेड। और रिसेंट स्टडी के ऊपर देखा गया कैविलियन भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, वेसिकुलर प्रोटीन भी रहता है, मतलब वेसिकल्स। तो यहाँ पर कोप वन बोला गया। तो कोप वन और कोप टू में अगर नहीं पता था, कोई भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम खोल के देख लीजिएगा, कोई भी बुक मिल जाएगा आपको। कोप वन होता है रेट्रोग्रेटिव ट्रांसपोर्ट के लिए, और कोप टू होता है एंट्रोगेटिव ट्रांसपोर्ट के लिए। एंट्रोगेटिव मतलब आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाएगा। और रेट्रोग्रेटिव मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से प्रोटीन का वेसिकल्स जो है वो आपका मतलब गोल्गी अपैरेटस से आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह अगर कोई वेसिकल आ रहा है तो कोप वन कोटेड वेसिकल होता है। कोटेड मतलब वेसिकल के आउटर सरफेस में आपका बहुत सारे प्रोटीन्स उसके ऊपर रहता है सरफेस में, उसको कोप प्रोटीन बोला जाता है। तो ये देखिए आंसर यहाँ पर लिखा है, बोथ सिस गोल्गी नेटवर्क टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड बिटवीन द गोल्गी कंपार्टमेंट। अगर आपको डायग्राम पता है तो डायग्राम देख के आपको इजीली ये चीज अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया स्टेरॉइड हार्मोन्स।
स्टेरॉइड हार्मोन्स आर द डिराइव फ्रॉम द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड। यहाँ पर पूछा गया स्टेरॉइड हार्मोन कौन सा लिपिड से फॉर्म होता है, तो आपको पता नहीं होगा तो ये बहुत याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत जगह आता है, ये भी बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आया है। तो जितना भी स्टेरॉइड हार्मोन्स है ना वो सब कोलेस्ट्रॉल से आता है, कोलेस्ट्रॉल से ही आता है। तो ये याद रखिएगा तो आपका बहुत ईजी होगा कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगर दीजिएगा तो। इसके बाद है 40 नंबर क्वेश्चन, हाउ आर अमीनो एसिड एंड मोनोसैकेराइड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम इंटरनल लुमेन इनटू द एंडोथेलियल सेल्स। तो अगर आपको नहीं पता कि अमीनो एसिड एंड मोनोसैकेराइड्स जो हम लोग का इंटेस्टाइन रहता है वहाँ पर बहुत सारे एपिथेलियल सेल्स रहता है, वो सेल्स के अंदर बहुत सारे ट्रांसपोर्टर रहता है, जो ट्रांसपोर्टर इधर एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है, इधर सिंपल डिफ्यूजन बोल रहे सॉरी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करता है, या सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये जो अमीनो एसिड मोनोसैकेराइड जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है, नहीं तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होता है। तो ये याद रखिएगा जो लूमेन सरफेस होता है ना वहाँ पर अलग तरह का होता है, जो बेसिलेटरल लेयर रहता है वहाँ पर अलग तरह का ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। उसके बाद है जेनेटिक रीजन फाउंड इन ऑल ह्यूमंस whose product primarily responsible for the rejection of the graft between the individuals। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अगर ऑर्गन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करने के बाद हम लोग का इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है कि वो ऑर्गन हम लोग का बॉडी का नहीं है, मेरा बॉडी का नहीं है, तो एज ए फॉरेन पार्टिकल उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है। वो रिकॉग्नाइज करता है बिकॉज उस ऑर्गन का जो सेल्स रहता है, इम्यून सेल्स रहता है, ब्लड्स रहता है एंड सेल्स डिफरेंट सेल्स रहता है, उसका सरफेस में प्लाज्मा सरफेस में स्पेशल टाइप का प्रोटीन्स रहता है जिसको मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है या एमएससी मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपका आइडेंटिटी के लिए कि आपका जो टाइप है आप अलग है, ऑर्गन का जो टाइप है अलग है, वो इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो ये चीज होता है एमएससी मॉलिक्यूल के थ्रू। तो इसका आंसर होगा मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद इस देख सकते इम्यूनोलॉजी का क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए क्लासिकल पार्ट से फिर से क्वेश्चन आया, फर्स्ट पार्ट सेगमेंट ऑफ नेरिस। ये भी याद रखने वाला चीज है दोस्तों। देखिए ये एनिलेटर से क्वेश्चन आया है, यहाँ पर बोला है कि नेरिस का जो फर्स्ट सेगमेंट होता है उसका क्या नाम है। तो प्रोस्टोमियम दिया है, पाइजिडियम बोला है, पेरिस्टोमियम बोला है, नॉन, तो पेरिस्टोमियम इसका आंसर होगा। उसके बाद टैक्सोनॉमी डील्स विद, बोला एकदम क्लासिकल पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया आइडेंटिफिकेशन से। टैक्सोनॉमी क्या चीज को लेके काम करता है, तो यहाँ पर देखिए आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन करता है। पहले तो आइडेंटिफाई, देखिए अगर कोई ऑर्गन आपको ऑर्गेनिज्म मिला तो आप पहले उसको आइडेंटिफाई करिएगा, फिर उसको नेमिंग नाम दीजिएगा, उसके बाद उसको क्लासीफाई कीजिएगा। तो ये चीज होता है सिंपल प्रोसीड्यूर होता है टैक्सोनॉमी का। तो टैक्सोनॉमी इसके साथ डील करता है, इसके साथ काम करता है, और ये सब चीज इंक्लूडेड रहता है टैक्सोनॉमी, इसलिए इसका आंसर 2 होगा। उसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन, इन which theory of the speciation a new species emerged from the within the geographic region range of the ancestor। तो यहाँ पर इवोल्यूशन से क्वेश्चन ये पूछा गया है। देखिए ऐसे एनालाइज कीजिएगा क्वेश्चन को, इसलिए आपको बता रहे हैं कि आप पहले चार्ट बना लीजिए, इवोल्यूशन से कितना क्वेश्चन आ रहा है, बायोकेमिस्ट्री से कितना क्वेश्चन आ रहा है, आपका सेल बायोलॉजी से कितना क्वेश्चन आ रहा है, क्लासिकल पार्ट से कितना क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको समझ आ जाएगा कितना पार्ट से कितना क्वेश्चन आ रहा है। एक स्टूडेंट ये भी पूछ रहा था कि दूसरा चैनल में कुछ अलग बोल रहा है, और आपका चैनल में आप कुछ अलग बोल रहे हैं। दोस्तों मेरा भी सुनने का नहीं है, आपको उसको भी बात नहीं सुन रहा है, आपको खुद आप एनालाइज कीजिए, आप खुद समझिए, आपको पता चल जाएगा कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता है। तो यहाँ पर जो इवोल्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया, स्पेसिएशन 3 तरह का होता है, चार चार 3 तरह का होता है। तो एलोपेट्रिक होता है, वहाँ पर जियोग्राफिकल आइसोलेशन होता है। सिम्पेट्रिक मतलब एक पॉपुलेशन में अगर एमर्जिंग हो रहा है कोई स्पेसिस का तो इसको सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन बोला जाता है, इसका आंसर सिम्पेट्रिक होगा। उसके बाद देखिए बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम अटैक विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इन द ग्लाइकोजन टू रिलीज ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। तो देखिए जो ग्लाइकोजन रहता है उसका जो बॉन्डिंग पैटर्न क्या रहता है, आपको ये पहले समझना पड़ेगा, फिर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक एंजाइम है जिसको ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट, देखिए जो ब्रांचिंग साइट होता है वो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज डिग्रेड नहीं कर पाता है, उसके लिए डी ब्रांचिंग एंजाइम का जरूरत होता है। तो जो अल्फा 1,4 लिंकेज रहता है ग्लाइकोजन में ग्लूकोज के बिटवीन में, क्योंकि ग्लूकोज में अल्फा 1,4 लिंकेज रहता है, इसको ब्रेक डाउन करता है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज। और डी ब्रांचिंग एंजाइम आके आपका अल्फा 1,6 जो बॉन्ड रहता है उसको ब्रेक करता है। तो इसका आंसर 4 होगा दोस्तों। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सुटेबल एग्जांपल ऑफ डीएनए रिपेयर डिसिपिएंट डिसऑर्डर इन द ह्यूमन। तो ये एकदम सिंपल आपका याद रखने वाला क्वेश्चन है। आप जाइएगा, डीएनए रिपेयर बोल के एक चैप्टर होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, वहाँ पर आके जाके आपको 2 तरह का होता है, देखिएगा डीएनए जो होता है न्यूक्लियोटाइड एक्साइसन रिपेयर, और एक होता है आपका बेस एक्साइसन रिपेयर। तो न्यूक्लियोटाइड एक्साइसन रिपेयर में इस टाइप का
आपका अगर कोई एंजाइम में म्यूटेशन हो गया तो इस तरह का डिजीज देखा जाता है, जिसको जेरोडार्मा पिगमेंटस होता है। इस पेशेंट कोई भी धूप में नहीं जा पाएगा दोस्तों, क्योंकि धूप में जाने से म्यूटेशन हो जाता है और इसका कैंसर भी कॉज हो सकता है, इसलिए इसको धूप में जाने का अलाउ नहीं रहता है इस पेशेंट को, जेरोडार्मा पिगमेंटसा को। तो इसके बाद जो अब देख सकते हैं जेनेटिक्स से क्वेश्चन था ये वाला, मैंने मॉलिकुलर बायोलॉजी से। और ये देखिए एडिशन डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ये जो एडिशन की डिजीज आप देख रहे हैं ये आपका एंडोक्राइनोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये वाला देख लीजिएगा, इसका आंसर होगा हाइपोनेट्रीमा एंड हाइपर कैलेमिया। तो ये टर्म जो है ना दोस्तों, पहले बताया था कि आपको पहले हार्मोन का नाम याद रखना है, उस हार्मोन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल डिजीज होता है, अगर हाइपर सिक्रेशन में क्या होता है, हाइपो सिक्रेशन में क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी हार्मोन का नेचर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये एंडोक्राइनोलॉजी से क्वेश्चन आया है। उसके बाद देख सकते हैं कि मलेरिया का 4 टाइप होता है दोस्तों, 4 तरह का मलेरिया होता है। और 4 तरह का मलेरिया 4 तरह का प्लाज्मोडियम का टाइप से होता है, स्पेसीज से होता है। तो ये चीज़ आपको एकदम याद रखना है कि ईच एंड एवरी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, जो सब टर्सियन मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम से होता है। उसके बाद देख सकते हैं देयर आर 5 क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज, IgM, IgD, IgG, IgE, IgA। व्हाट डिटरमाइंड द क्लास टू विच एंटीबॉडी बिलोंग्स। अगर देखिए जितना भी टाइप एंटीबॉडी को टाइप मतलब डिवाइड कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर जो कांस्टेंट जो FC रीजन रहता है ना, कांस्टेंट रीजन, उसके ऊपर बेस करके एंटीबॉडी को डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है द स्ट्रक्चर ऑफ द हेवी चेन कांस्टेंट रीजन। तो देखिए एंटीबॉडी का 2 चेन होता है, एक लाइट चेन होता है, कांस्टेंट चेन होता है। एक वेरिएबल रीजन होता है, एक कांस्टेंट रीजन रहता है। तो वाई सेपेट होता है, वाई सेपेट का जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो C टर्मिनल रहता है, उस पोर्शन जो है उसके ऊपर बेस करके आप एंटीबॉडी को डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कि 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है, बेबी born to which one of the following copies is the most likely to suffer from hemolytic disease of newborn। तो ये वाला अगर आप क्वेश्चन अगर देखिएगा, ये क्वेश्चन एरिथ्रोबेटल एक डिजीज होता है। तो ये डिजीज से क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर IH फैक्टर में अगर अगर फर्स्ट बेबी जो है उसमें अगर RH पॉजिटिव फादर होता है और RH नेगेटिव मदर होता है, तो वो मदर क्या करता है, RH पॉजिटिव एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है फर्स्ट बेबी के टाइम में। अब सेकेंड बेबी जब फॉर्म होता है तो उसके अगेंस्ट में वो ब्लड कोआगुलेट कर जाता है। तो ये जो चीज़ होता है ये आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा IH फैक्टर में जाके। तो इसका आंसर जो होगा RH माइनस मदर एंड RH प्लस फादर होगा। ये बेबी बॉर्न टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कपल्स इज मोस्ट लाइकली टू सफर फ्रॉम द हिमोलाइटिक डिजीज। मतलब ब्लड हिमोलाइटिक मतलब ब्लड टूट जाना, मतलब RBC जो है वो टूट जाएगा या हिमोलाइटिक होगा ड्यू टू दिस डिफरेंट ऑफ द एंटीजन। तो ये क्वेश्चन आंसर 1 होगा। ये एनिमल फिजियोलॉजी से पूछा गया है। इसके बाद देखिए सेल वाली से क्वेश्चन पूछा गया है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस। ये जो काइनेस का मतलब होता है कि कोई भी ATP से लेके फॉस्फेट आपका कोई भी सबस्ट्रेट में लगाना, आपको प्रोटीन में कुछ अगर फॉस्फेट लगा रहा है ATP से GTP से लेके तो उसको काइनेस बोला जाता है। तो जो सेल साइकिल के रिस्पॉन्सिबल होता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस CDKs, वो किस टाइप का होता है काइनेस। देखिए काइनेस बहुत तरह का होता है, सेरिन थ्रेओनिन होता है, टायरोसिन होता है। तो ये जो टाइप होता है वो सेरिन थ्रेओनिन टाइप होता है। ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं दोस्तों ये भी आया है आपका कॉर्डेट पार्ट से। विच ग्रुप वर्टिब्रेट कंप्राइज हाईएस्ट नंबर ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज। देखिए ये सॉरी ये वर्टिब्रेट से नहीं आया है, ये आपके इकोलॉजिकल जो कॉन्वर्सेशन कंजर्वेटिव पार्ट है वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, तो ये मैमल्स होगा। तो 27 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर, साइटोस्केलेटल प्रोटीन दैट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ द न्यूक्लियर शेप। न्यूक्लियर शेप जो मेंटेन रहता है सेल के अंदर वो स्पेशल टाइप का इंटरमीडिएट फिलामेंट से मेंटेन रहता है। तो देखिएगा साइटोस्केलेटन 3 तरह का होता है, माइक्रोट्यूबुल, इंटरमीडिएट फिलामेंट और आपका होता है ये एक्टिन फिलामेंट। तो ये जो मेंटेन रहता है ये लैमिन स्पेशल टाइप का इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है, इसके थ्रू मेंटेन रहता है ये न्यूक्लियर शेप। उसके बाद क्वेश्चन आया रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द 3 जीन XYZ आर गिवन बिलो। आपका फ्रीक्वेंसी दे दिया गया है, तो उसका आंसर क्या होगा। देखो दोस्तों इसको आपको कैलकुलेशन करके निकालना है। जीन ऑर्डर अगर आपको कैसे करना पड़ता है अगर नहीं पता है तो एक बार कोई भी जेनेटिक्स का बुक खोल लीजिए, वहाँ पर मैपिंग चैप्टर में जाइए, वहाँ पर आपको जीन ऑर्डर कैसे होता है आपको पता चल जाएगा। अगर बुक नहीं है तो आप पार्ट्स पेंटर का बुक फॉलो कर सकते हैं, या अगर बुक भी नहीं है इंटरनेट है तो इंटरनेट से सर्च करके आप जीन ऑर्डर को कैसे निकाला जाता है वो भी कर दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कैसे होता है, ये ऐसे सॉल्व होगा। तो ये आपका जेनेटिक्स से क्वेश्चन आया है। उसके बाद देखिए दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन जो है, सेल्स आर एबल टू स्पेसिफिकली सिंथेसाइज L आइसोमर टू अमीनो एसिड बिकॉज। तो ये आंसर क्या होगा।
मतलब सेल जो होता है एल अमाइनो एसिड को ही सिंथेसाइज करता है। तो इसका पॉसिबल क्या आंसर हो सकता है? पहला बोला है ऑल मॉलिक्यूल्स विद द कायरल सेंटर आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव, देखिए यहाँ पर बोला ऑल मॉलिक्यूल्स विद द कायरल सेंटर आर ऑप्टिकली एक्टिव, ये नहीं हो सकता है। डी आइसोमर ऑफ द अमीनो एसिड आर फाउंड इन फ्यू पेप्टाइड्स। यहाँ पर देखिए एक स्टेटमेंट दिया गया है कि एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम कंसर्न आर एसिमेट्रिक। तो ये आपका एक पॉसिबल आंसर होगा, ये बायोकेमिस्ट्री से पूछा गया है। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि पूछा गया इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस, जो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस होता है। तो इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस इज डेवलपमेंट ऑफ, क्या होता है? कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टर्स इन क्लोज रिलेटेड ग्रुप, कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इन ग्रुप विद डिफरेंट एंसेस्टर्स। देखिए कन्वर्जेंस होता है कि आपका जो ओरिजिन है वो अलग होगा, जो ओरिजिन अलग होगा लेकिन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल आपका जो प्रॉपर्टी हो वो सेम होगा। तो यहाँ पर कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टर्स इन ग्रुप ऑफ डिफरेंट एंसेस्टर, एंसेस्टर मतलब ओरिजिन अलग होगा लेकिन कैरेक्टरिस्टिक सेम होगा, जिसको कन्वर्जेंस बोला जाता है। इसको कन्वर्जेंस टाइप ऑफ इवोल्यूशन बोला जाता है। डाइवर्जेंस मतलब ओरिजिन सेम होगा, आपका फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हो जाएगा। तो दोस्तों इस पार्ट में आप 30 नंबर क्वेश्चन तक हम एक्सप्लेन किए। इसके बाद ईच एंड एवरी मतलब 120 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करके आप प्रोवाइड करेंगे दोस्तों, एकदम टेंशन मत लीजिएगा। और अगर मेरा ये फाइल अच्छे से काम करे तो ये सेंड भी कर देंगे आपको।